नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एक नई न्यूज़ निकल के आई है कि अब जो एलएलबी करने के बाद किसी को जुडिशरी सर्विस यानी कि जज बनना है, उसके लिए उसको कम से कम 3 साल के लिए लॉ में प्रैक्टिस एज़ एडवोकेट के तौर पे करना होगा। इसमें वो प्रैक्टिस करने के लिए बात की गई है इस जजमेंट में कि जो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद जब व्यक्ति को एनरोल करा दिया जाता है, उसके बाद से ही उसकी काउंटिंग शुरू की जाती है। तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि हमारा कौन-कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, उसके दौरान क्या हम एलएलबी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं, उन सभी के बारे में एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो निर्णय दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि अब कोई भी अभ्यर्थी केवल 3 साल की वकालत के अनुभव के बाद ही न्यायिक सेवा यानी कि जुडिशरी के लिए नियुक्ति के लिए पात्र यानी कि एलिजिबल होगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो एलएलबी करके आया हो या बीए एलएलबी करके आया हो, उसको 3 साल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्यता दे दी गई है। तो ये एक मुश्किल समस्या आ गई है। तो इन नियमों को बात की जाए तो यह फैसला उन नियमों को चुनौती देता है जिसने पिछले 7 साल का अनुभव माँगा जाता था। तो कहने की बात क्या है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिल रही है कि भई व्यक्ति जो लॉ में जुडिशरी सर्विस में जाना चाह रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। क्योंकि 12वीं पास करने के बाद 3 साल या 5 साल का वो कोर्स करेगा, उसके पास 3 साल के बाद ये वाला यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा। करीब 9 साल उसको मेहनत करने के बाद जुडिशरी के लिए एप्लीकेबल हो पाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 साल लगातार जुडिशरी में उसमें मेहनत करता रहता है एज़ अ प्रैक्टिस के तौर पे, एडवोकेट के तौर पे, अगर वहाँ पे उसका कह सकते हो मामला जमने लग जाता है, क्लाइंट्स अच्छे उसके बनने लग जाते हैं, तो फिर जुडिशरी में जाना क्यों पसंद करेगा? ये अलग-अलग एस्पेक्ट हैं, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे और कैसे अब हमें आगे की प्रक्रिया को करना है, अगर जो जुडिशरी सर्विस में जाना चाहता है, उसको किन-किन चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो ये जो फैसला है पूरे देश पे सभी लोगों के ऊपर एलिजिबल होने वाला, किसी भी स्टेट के ऊपर ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले क्या है, ये जुडिशरी परीक्षा में 3 साल की वकालत अब अनिवार्य हो गई, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। तो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि सिविल जज की जो आपकी परीक्षा देने के लिए एलएलबी के बाद 3 साल वकालत यानी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है। वकालत बस ही कि आपको सबसे पहले एनरोल कराना होगा, है ना? जो टेम्परेरी एनरोल होता है वो भी माना जाता है। समझते हैं अब इस चीज़ को, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होने वाली, इसको समझते हैं। यह 3 साल का प्रोविज़न जो है सनद मिलने के बाद से ही गिना जाएगा। कहने की बात ये है कि 3 साल के प्रोविज़न की बात की जा रही है, तो ये कब से गिना जाएगा? ये गिना जाएगा सनद मिलने के बाद से ही गिना जाएगा, ठीक है? ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब सनद कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट होता है जिसने मान लो 3 साल की एलएलबी कंप्लीट की है। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद वो अपने स्टेट बार काउंसिल के पास जाकर के अपना क्या कराता है? एनरोलमेंट कराता है। जो एनरोलमेंट कराता है वो एनरोलमेंट 2 साल का टेम्परेरी होता है, ठीक है? वही टेम्परेरी जो आपका एनरोलमेंट जिस डेट को इश्यू हो जाएगा, उन दिन की आपकी काउंटिंग की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि 2 साल टेम्परेरी के साथ आपको उसी 2 साल के अंदर-अंदर आपको जो एआईबी का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि उसको एक्सटेंड कराना है आपको। एक्सटेंड कराने के लिए एआईबी ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का आपका एग्ज़ाम देना होगा, तब आप परमानेंट आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सर्टिफ़िकेट मिल जाता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहली बात हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको यहाँ पे सनद मिलने से ही काम हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, क्या हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं अगर, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो जी नहीं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप एलएलबी करने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, यानी कि आप एज़ अ एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, वो एलएलबी के बाद एडवोकेट नहीं बन सकता, ये विशेष चीज़ का ध्यान देना है। कौन-कौन लोग एलएलबी के साथ अपनी जॉब के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो कौन होते हैं? देखिए, सबसे पहले एपीओ होते हैं, यानी कि जो सरकारी वकील होते हैं,
तो जो लोग अभियोजक होते हैं वो भी यहाँ पे काउंट किए जाएँगे, यानी कि उनकी 3 साल की प्रैक्टिस गिनी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने एलएलबी कर ली, एलएलबी करने के बाद आप कहीं पे एपीओ बन गए हो, तो एपीओ बन गए, आप लगातार 3-4 साल से वहाँ पे सर्विस दे रहे हो। तो वो 3 या 4 साल जो भी सर्विस दे रहे हो, तो आपके वो 3-4 साल वहाँ पे वैलिड गिने जाएँगे, यानी कि आपको वकालत का अनुभव है। एक बात हो जाती है। दूसरी बात हो जाती है, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए सरकारी लॉ क्लर्क है, चाहे वो पेशेगार हो, चाहे भी लॉ का कोई भी ऐसा क्लर्क है जो फाइलों का कोई भी मतलब ऐसा जुडिशरी सिस्टम में जुड़ा हुआ है, तो उस लॉ क्लर्क जो एलएलबी कर चुका था, उसको भी यहाँ पे एलिजिबल माना गया है। 3 साल का ड्यूरेशन उसका यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और जो भी जिन लोगों ने इंटर्नशिप वगैरह की है अलग से, तो वो भी मान्य होगी। तो इंटर्नशिप मान लीजिए आपने 1 साल की कहीं से भी इंटर्नशिप की है, तो उसको भी वैलिड माना जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इसका वैलिडेशन किया कैसे जाएगा? तो वैलिडेशन करने के लिए यहाँ बताया गया है, किसी भी सीनियर एडवोकेट से आपको जो कम से कम 10 साल पुराना सीनियर एडवोकेट हो, यानी कि वो 10 साल पहले से एनरोल हो, उसके पास जाकर के आपको उसके साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी, तब वो आपको एक सर्टिफिकेट बना करके देगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ पर क्या किया है, मतलब प्रैक्टिस की है। और इस सर्टिफिकेट के साथ ही जो आपका कह सकते हो जिले का जो बड़ा ऑफिसर होगा, लॉ ऑफिसर होगा, वो वहाँ पे इसको कंट्रासाइन करेगा, यानी कि उस व्यक्ति की बात को मान्यता देगा। तब जाकर के आपका वो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है, मान्य माना जाएगा। तो यहाँ पे विशेष बात इस चीज़ का ध्यान देना है हमें कि ऐसी स्थिति में जब भी हम किसी सीनियर एडवोकेट के पास एज़ अ प्रैक्टिस करने के लिए लॉयर जाते हैं, तो हमें हर साल का बनवाना है। हर साल का बनवाने से ये होगा, मान लीजिए हमने 1 साल का बनवा लिया है, अगले साल कोई ऐसी स्थिति हुई कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 1 साल का बनवा लें, फिर दूसरे साल का बनवा लें। मतलब अगर तुम 3 साल का इकट्ठा बनवाने की कोशिश करोगे तो पता चले बीच में आप नहीं बनवा पा रहे हैं, कोई विषय बन रहा है, तो जितने साल कंप्लीट होते जाएँ उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट तैयार करा के रख लें, जिससे इन फ्यूचर मान लीजिए अभी आपने 2 साल का बनवा लिया और किसी कारणवश आप दूसरी जगह अव्यवस्थित हो जाते हैं, तो आपको फिर से अलग से शुरुआत नहीं करना होगा, तो पुरानी सालों को भी गिना जाएगा। तो ये विशेष चीज़ यहाँ पे जोड़ दी गई है ना? इस चीज़ को ध्यान देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसमें प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इस जजमेंट से सभी राज्यों, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, कोई भी हो, ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट्स को इनको मानना होगा बशर्ते। दूसरी बात ये है, जितने भी रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं, मतलब जज बनने के लिए जितने भी नोटिस आ चुके हैं या जिनकी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, प्रक्रिया यानी प्रोसेस चल रहे हैं एग्ज़ामों के, उन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पे चलते रहेंगे। जितने भी नए नोटिस आने वाले हैं आज के बाद से, उन सभी नोटिस पे ये प्रक्रियाएँ लागू होगी, ये बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि एमपी में पता होगा आपको कि 70% का नियम चलता है, मतलब एलएलबी का कोई भी स्टूडेंट कम से कम 70% अगर मार्कशीट उसके पास है, 70% की मतलब 70% उसने अंक अर्जित किए हैं अपनी मार्कशीट में, वही व्यक्ति यहाँ जुडिशरी में क्या कर सकता था, एलिजिबल हो सकता था। उस नियम को हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे 3 साल की बात की गई, 3 साल की वकालत नेसेसिटी है, यानी कि एलिजिबिलिटी के लिए आवश्यक है। ये बात क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़ है पृष्ठभूमि की, तो निर्णय का उद्देश्य यही था कि नए जजों में व्यावहारिक अनुभव हो, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और बार और बेंच के बीच जो टकराव होता था, बार मतलब जो एडवोकेटों का होता है, बेंच जो होती है जजों की होती है, तो इनके बीच जो टकराव होता था वो कम से कम हो। और 1992 में आपको पता हो जजेस एसोसिएशन केस और सिटी कमेटी की सिफारिशों से इस चीज़ की प्रकरण शुरू हुआ था। इस प्रकरण के माध्यम से बीच में ये चलता था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब फिर इसको इस तरीके से शुरू कर दिया गया है। कुछ व्यावहारिक समस्याएँ हैं जो हमें पता होना चाहिए कि व्यावहारिक समस्या इतनी ही है कि जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 3 साल तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जितने भी लोग सिखाते हैं, उनको कुछ मतलब कह सकते हो दिनचर्या के लिए जो खर्चा पानी होता है, वो देने से
मतलब थोड़ा-सा नाखुश रहते हैं जो भी आपके सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। 3 साल तक आपसे अब मेहनत ज़्यादा कराई जाएगी, मिलने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उनको पता है कि इनको हमसे अंत में ये चीज़ चाहिए है। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, उनका शोषण होना तय होगा, उनका शोषण किया ही जाएगा क्योंकि एडवोकेसी क्षेत्र जो है किसी टीचिंग क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, वहाँ पे सभी लोगों को अपने-अपने क्लाइंट्स बनाने की घूक-सी रहती है। टीचिंग क्षेत्र में क्या होता है, टीचर अपने स्टूडेंट को ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि वो आगे चल के हमसे भी अच्छा जाए। लेकिन एडवोकेसी क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत बड़ा एक झटका कह सकते हैं क्योंकि उसको सर्वाइव करने में थोड़ी-सी मुश्किलें होंगी। उनकी सीनियर्स उनके हित में काम नहीं करेंगे। हित में यानी कि उनको जो कह सकते हो पर्क्स देने हैं, जो छोटे-मोटे सपोर्ट सिस्टम में पैसा आया, कह सकते हो कि भई उनको सर्वाइवल के लिए जो देना उसमें थोड़ा-सा क्या वैसे भी शुरुआत से नहीं देते थे। तो अब उनको और एक वज़न मिल गया है कि अब तो इनको ज़रूरत है हमसे, इसलिए तो एक स्थिति देखने को मिलेगी। अच्छा, ख़ासकर उन लोगों के लिए दिक्कत है जिनकी परिवार की पृष्ठभूमि नहीं है कि भई कह सकते हो वो लोग इस क्षेत्र से नहीं जुड़े थे और दूसरी दिक्कत होगी महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए दिक्कत क्या होने वाली है, आपको सोचने वाली बात है कोई भी महिला 12वीं पास करने के बाद बीए करती है, बीए करने के बाद फिर एलएलबी करती है। तो आप समझ सकते हो कि एलएलबी करने के बाद कम से कम वो 26 साल की हो जाएगी। उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस करेगी, 29 साल की हो जाएगी, फिर जुडिशरी में देगी। तो आपको पता है 25-26 साल तक हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की शादी कर दी जाती है, उम्र सीमा बढ़ने और इस तरीके की स्थितियाँ देखने पर तो महिलाओं का यहाँ पे करियर बिल्कुल ही ख़त्म-सा देखने को लग रहा है क्योंकि ऐसी स्थितियों में सभी परिवार महिलाओं को इस लेवल तक ले जाने के लिए थोड़े-से सक्षम रहेंगे क्योंकि हमने देखा होगा आईएएस और आईपीएस बनने के लिए हर एक व्यक्ति को 20-21 साल की ही 21 साल की ही एज का ही क्राइटेरिया पूरा करना होता है, लेकिन इसमें कम से कम 28 से 29 साल तक का एज का क्राइटेरिया लगने लग जाएगा क्योंकि ये स्थिति ही ऐसी तैयार कर दी गई। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा एक कह सकते हो एक बुरी स्थिति वाली देखने को मिल रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आर्थिक बोझ करियर में देरी और थ्योरेटिकल ज्ञान से दूरी जैसे दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आर्थिक बोझ कैसे कि भई 29 साल तक आप कुछ भी कमा नहीं सकते क्योंकि आप सरकारी जॉब कर नहीं सकते हो। आपने सरकारी जॉब में एनरोलमेंट किया है, तो आप बार काउंसिल के अंदर जो आपका एनरोलमेंट है वो स्वतः खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको छोड़ना पड़ता है। आप या तो एपीओ बन सकते हो या लॉ क्लर्क बन सकते हो, तभी उसकी आपकी प्रैक्टिस काउंट की जाएगी। तो यहाँ फँस गए हैं 29 साल तक। करियर हमारा देर होगा, 29 साल तक हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, 28 से 29 साल तक और जैसे ही हम देखते हैं कि भई लॉ ग्रेजुएट होने के बाद हम 3 साल तक जब प्रैक्टिस वाली फ़ील्ड में चले जाएँगे, तो हमारी किताबें जो होती हैं, उनसे हमारी दूरी बनने लग जाती है। 3 साल में पूरी दूरी बन जाती है, केवल हम फिर प्रैक्टिकल ही रह जाते हैं। उसके बाद जब हम देखेंगे कि जुडिशरी एग्ज़ाम देने, तो फिर हमें बैकअप लेना पड़ेगा, कभी थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बहुत बड़े असमंजस से तैयार हो रहे हैं जो स्थितियाँ खराब करने की देखने को मिल रही हैं। तो सुझाव यही है कि यदि गुणवत्ता बढ़ाना उद्देश्य था, जजों की ट्रेनिंग अवधि 6 माह जो पहले चलती थी उसको यहाँ पे बढ़ा करके 1 से 2 साल तक कर सकते थे। ये सबसे अच्छा सुझाव था कि भई 3 साल की इन लोगों को अतिरिक्त प्रैक्टिस की जगह पर कम से कम जो 6 माह सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको 1 साल भी कर सकते थे, 2 साल भी कर सकते थे। ये सबसे बेटर ऑप्शन था जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी भी मिली रहती और उनको इस तरीके की स्थितियों से बचे रहना भी पड़ सकता था। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर या गरीब जो व्यक्ति है, उनको कुछ विशेष छूट भी दी जा सकती थी, ऐसी भी स्थितियाँ बनाई जा सकती थीं। आपको पता हो 3 साल की जगह 1 साल की वकालत होती, ये भी अनिवार्य कर दी जाती, तब भी चीज़ें चल जाती। तो मेरे हिसाब से ये निर्णय जो है थोड़ा-सा मैं इस चीज़ से असहमत हूँ और लगता है कि इस पे रिव्यू होना चाहिए और इसमें इस तरीके की कुछ चीज़ों को बदलना ज़रूरी होना चाहिए। ये हमारे सुझाव थे, बाकी आप समझ सकते हो स्थिति थोड़ी-सी गंभीर समझ में आती है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य यही था कि न्यायिक क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाना था, लेकिन इसका प्रभाव व्यावहारिक रूप से असमानता, अन्याय में दिखाई देख रहा है। भई भई कोर्ट का उद्देश्य था कि न्याय क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ जाए, तो गुणवत्ता तो ठीक है, क्वालिटी बढ़ रही है, एक्सपीरियंस्ड बंदा आएगा, तो एक्सपीरियंस
धंधा कैसे आएगा? उसने अगर मान लो 3 साल तक अपना धंधा जमा लिया है और वो बौद्धिक तौर से बहुत ज़्यादा परिपक्व है, तो वो क्यों जुडिशरी सर्विस में जाएगा? जुडिशरी सर्विस में क्या है, 90,000 रुपए के आस-पास सैलरी है। जब वो वहाँ से अपने ही धंधे से वो 1 लाख रुपए कमाने लग जाए, वो बिल्कुल फ्री हैंडेड रहेगा। जुडिशरी में सिस्टम क्या रह जाता है कि आपको समाज से अलग रहना होता है, सामाजिक नहीं बन सकते हो आप, है ना? तो यहाँ पे सामाजिक रहते हुए भी आपसे ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यही स्थिति 1992 वाले केस में हुई थी कि लोग यहाँ कम से कम आवेदन दे रहे थे और ये स्थिति देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे यही निष्कर्ष समझ में आता है कि यहाँ पे बहुत लोगों को चोट पहुँचने की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे जजेस को फिर से रिव्यू करने के लिए पिटीशन अगर डाली जाती है, तो उसपे इनको अपना निर्णय बदलना चाहिए। यही हमारा एक कह सकते हो मत है, और बाकी आप लोग अपने मत को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और ये अपनी टेलीग्राम वगैरह हमारे ये चैनल्स दिए गए हैं, इनसे आप चाहे तो जुड़ सकते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।